हेलो एवरीवन। वेलकम अगेन टू थिंक साइकोलॉजी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ना या उसको रटना ही नहीं, उसको समझना भी सीखते हैं, उसको अप्लाई करना भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो हम असाइनमेंट पे करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है असाइनमेंट्स, राइट? बिकॉज असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आ गया है ना? और सबको प्रॉब्लम आ रही होगी कि जो है कैसे सबमिट करें, आंसर्स कहाँ से ढूँढें, राइट? तो मैं एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स, मतलब हर एमएपीसी का असाइनमेंट, है ना? वन बाय वन करेंगे, ठीक है? तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो, ठीक है? सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ एमएपीसी 001। ये याद रखिए, जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024। ये जो जुलाई 2023, राइट, सेशन वाले हैं और जनवरी 2024 सेशन वाले हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एमएपीसी साइकोलॉजी को लेकर। इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें आपको मिल रही है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो यू कैन गो थ्रू इट, राइट? और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, सो सरी चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमपीसी 001 से, राइट? व्हिच इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर, राइट? तो क्वेश्चन पेपर पहले देखते हैं, है ना? तो ये है आपका साइकोलॉजी जो असाइनमेंट है। आप लोग मैच कर लीजिए, यही आपका असाइनमेंट होगा, रोड राइट, जो अभी आपको सबमिट करना है। ओके, सो फर्स्ट ईयर का है। डोंट फॉरगेट दिस दिस इज नॉट फॉर सेकंड ईयर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। और असाइनमेंट जो है जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024 सेशंस वालों के लिए ही है। ठीक है, तो दूसरे सेशंस वाले या प्रीवियस सेशंस वाले इसको ना करें, वरना हाँ, आपका जो असाइनमेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी। इसके इसमें 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, राइट? सेक्शन ए जो है, अ, ये इट कैरीज 45 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस है यहाँ पे। और एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी है। ठीक है, तो आप इसमें एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स। ठीक है, और सबसे बेस्ट होता है आप क्वेश्चन कैसे भी करिए, राइट? आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप अटेम्प्ट जरूर करिए। इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, क्वेश्चंस आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको प्रॉपर कुछ ना कुछ एटलीस्ट मार्क्स तो मिलेगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं करोगे तो मार्क्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, राइट? कुछ भी लिखिए आंसर, बट आपको उस टॉपिक को लेके कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा, राइट? कुछ कभी ना कभी आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी या असाइनमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, राइट? तो ये जो है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और हम ये सारा देखने वाले हैं, सॉल्यूशंस, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ सॉल्यूशन जो है मैंने ही बनाया है, तो यहाँ पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। यानी आप जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं से उसको छाप के लिखा है या क्या कहते हैं, आपने जो है गूगल से कहीं से लिखा है, राइट? तो उस केसेस में क्या होता है, कई बार जो है ना, कि वो काफी ज्यादा आइडेंटिफाइबल होता है, राइट? यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है? और काफी ज्यादा सोर्सेज से मैंने हेल्प लिया है, तो काफी बेटर सॉल्यूशंस है। और जो बुक है ना, हम लोग ब्लॉक वाइज देखेंगे, तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको मेरे ही सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, यू कैन राइट योर ओन सॉल्यूशंस, है ना? जैसे भी आपको सही लगता है, आप उस हिसाब से लिखिए। मैं आपको बता दूंगा कि वो क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ पे अवेलेबल है, किस ब्लॉक में अवेलेबल है, ठीक है, और किस यूनिट में अवेलेबल है। ओके, सो पेज नंबर तक भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई विल शो यू ईच क्वेश्चंस विद द पेज नंबर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्कस द मीनिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। नाउ तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स गो टू द आंसर्स, है ना, कि कहा, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे हर सेक्शन का सेक्शन वाइज, क्वेश्चन वाइज आंसर्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में या तो आपको एंड के स्लाइड में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मेरे को वहां से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट 49 रुपीज में आप ये पूरा पीडीएफ
ले सकते हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, कौन से ब्लॉक में है ये? ब्लॉक नंबर 2, पेज नंबर 60 से 63। ठीक है, इसका आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। तो लेट मी शो यू फर्स्ट, फिर उसके बाद आप मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हो कि अगर आपको अपना आंसर लिखना है या आप मेरा आंसर लिखना चाहते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स गो टू दिस ब्लॉक नंबर 2, पेज नंबर 60 टू 63। ओके, तो ये रहा मेरा ब्लॉक नंबर 2। ओके, एंड ये मैं बुक 1 की बात कर रहा हूँ, एमएपीसी 001, पेज नंबर 60 टू 65, राइट? तो पेज नंबर 60 टू 65, देखिए ये रहा, है ना? और मैंने जैसा बताया था आपको कि बुक में एज इट इज आपको वहां पे पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ गिवन होगा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे क्रिएटिविटी है, राइट? तो क्रिएटिविटी में मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो एक पार्ट था क्वेश्चन का, राइट? एंड फिर आ जाता है आपका थ्योरीज, इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, सो यहाँ पे जो है आप यहाँ से आंसर्स लिख सकते हो, आप पढ़िए। ठीक है, आपको जो इसका आंसर लगता है, यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर, है ना? पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे गिवन है। एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, ये देख सकते हो आप, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, है ना? तो ये सब जो है आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। नहीं तो यू कैन फॉलो माय आंसर, है ना? मेरा आंसर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज अवेलेबल और काफी बेटर आंसर है। याद रखिए, सेक्शन ए जो है इसमें 3 क्वेश्चंस है और इन तीनों क्वेश्चंस का जो है आपको 1000 वर्ड्स में आंसर लिखना है। ठीक है? तो कम से कम 5 पेज जो है फिल होना चाहिए, राइट? आगे पीछे, है ना? तो मतलब इतना इतना अप्रॉक्स में ले सकते हैं कि 1000 वर्ड्स कवर हो जाएगा अगर आप फाइल के पेजेस यूज़ कर रहे हो। ठीक है? तो मैंने कोशिश किया है इसको 1000 वर्ड्स में लिखने का, है ना? तो सबसे पहले मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो इसमें मैंने डेफिनिशन ऑफ क्रिएटिविटी लिखा है। फिर उसके बाद क्या होता है क्रिएटिविटी, उसको मेंशन किया है। फिर क्या-क्या एस्पेक्ट्स है क्रिएटिविटी के, वो भी मेंशन किया है। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है? तो आप पॉज़ करके जो है आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहते हो, ज़ूम कर सकते हो, हाउएवर यू वांट टू राइट इट डाउन। ठीक है? कैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। है ना? तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टैनबर्ग जो है 5 कम्युनिटीज़ अ, रिपोर्ट करता है रिसर्च और क्रिएटिविटी में, क्रिएटिविटी के रिसर्च में। ठीक है? तो ये 5 यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है? जहाँ पे देखिए, creativity involves thinking that aims to produce ideas or products that are relatively novel and that are in some respect कंपेलिंग। ठीक है, तो वो सारे जो एस्पेक्ट्स आपको बुक में लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें जो बुक में मेंशन्ड है, राइट? उसी का ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड, एक एक आप कह सकते हो समराइज्ड वे है। ठीक है, मैंने पॉइंट वाइज इसको मेंशन किया है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप इनको पढ़ो, ठीक है, तो आपको जो है ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से आंसर्स को आराम से नोट डाउन कर सकते हो, राइट? सो देखिए, मैंने 5 क्रिएटिविटी मैंने मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी क्या होती है, राइट? उसके बारे में भी मैंने थोड़ा-सा लिखा है। फिर उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, राइट? एंड देन वी हैव सोशल इन्फ्लुएंस जो हमने बुक में भी देखा था। ठीक है? कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरीज, राइट? फिर उसके बाद ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिया। उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन भी दिया है हर आंसर में, स्पेशली जो 1000 मार्क्स, 1000 वर्ड्स वाले आंसर्स हैं, वहाँ पे मैंने कंक्लूजन भी मेंशन किया है। तो यू गाइस कैन राइट इट डाउन। ठीक है? तो ये रहा आपका कंक्लूजन। ओके, सो आप पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, एंड आप वहां से आराम से इसको लिख सकते हो, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स एज इट इज आप लिख दो। 1000 वर्ड्स आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, और काफी बेटर है क्योंकि ये पॉइंट वाइज है, बुलेटेड है ना? तो एग्जामिनर को भी ये बहुत अच्छा लगेगा, राइट? एंड दे विल फील की जो है ना, दिस इज मच ऑथेंटिक और इंटरैक्टिव है, राइट? तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, कंक्लूजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन स्टैनबर्ग्स ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, स्टैनबर्ग की ट्रायर्की थ्योरी क्या है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। एंड
लाइक ये जो है ना स्टैनबर्ग की ट्रायर्की थ्योरी, ठीक है? दिस इज़ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में आता है। ओके, और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, राइट, तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज लाइक कि आप इसको करके ही जाओ, है ना? और इसीलिए मैंने इसको बहुत प्रॉपर वे में, ठीक है, एक समराइज्ड फॉर्म में, इतने जो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 1000 वर्ड्स में एग्जाम में भी आता है, एटलीस्ट वहां पे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, राइट? तो और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, ठीक है? सो वहां पे स्टैनबर्ग की टायर्किक थ्योरी जो है, इट इज कंपलसरी कि आएगा, ठीक है? सो या तो 10 मार्क्स वाले में आएगा या तो 6 मार्क्स वाले में आएगा, किसी में तो आता ही है। ओके, सो मच बेटर है कि आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, आपको क्लियर क्लियर भी हो जाएगा और आप आराम से लिख भी सकोगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा? अगर आप बुक से देखना चाहते हो या अपने आंसर्स खुद लिखना चाहते हो, तो ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 33 से 37। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 33 से 37। सो दिस इज 62। चलते हैं 33 पेज नंबर पे। पेज नंबर 33, दिस इज 28, और ये रहा 30। ओके, ये रहा, राइट? स्टैनबर्ग्स टायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, है ना? तो हियर यू कैन सी कि ये मेंशन्ड है, इसको इन्होंने टेबल के फॉर्म में मेंशन किया है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लिटरली जब मैं इसको पढ़ रहा था और मेरे को इसको समझने में बहुत टाइम लगा था, और लेकिन जब आप एक बार इसको समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इसको एक समराइज़्ड वे में, बुलेटेड फॉर्म में, पॉइंट वाइज़ मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ। ठीक है? तो ये पूरा ट्रायर्किक थ्योरी है, यहाँ पे सब कुछ ये बेस्ड है, ठीक है? एंड लास्ट में ये इन्होंने इवैल्यूएशन भी किया है। इवैल्यूएशन में बेसिकली हम करते हैं कि उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, राइट? सो यहाँ पे देखिए 3 सब थ्योरीज़ है इसकी, कंपोनेंटल सब थ्योरीज़ है, एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी है, कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी है, ठीक है? इसमें आ जाता है मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या नॉलेज कंपोनेंट, ठीक है? फिर उसके बाद एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, 2 सब थ्योरीज़ आती है, नोवेलिटी एंड ऑटोमेशन, और उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी में आ जाता है एडाप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा लास्ट के जो 2 है, ठीक है? इस साइड वाले और इस साइड वाले, ये दोनों कट गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ओके? इसीलिए मैंने इसको रेड पेन से मार्क कर रखा है और इसको काट रखा है, ठीक है? तो चलिए लेट्स गो बैक टू आवर आंसर्स, और देख लेते हैं वहाँ पे मैंने कैसे इसको लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो स्टैनबर्ग्स की ट्रायर्किक थ्योरी, ठीक है? पहले तो मैंने इसको थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद मैंने इसको वो जो कंपोनेंशियल सब थ्योरीज़, जितने भी सब थ्योरीज़ थे उनको मैंने एक-एक करके लिखा है ना? क्योंकि 1000 वर्ड्स में मेरे को ये लिखना था, है ना? तो हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, राइट? तो समराइज़्ड ही रखना है। तो सबसे पहले कंपोनेंशियल या जिसको हम एनालिटिक सब थ्योरी भी बोलते हैं, वो लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल सब थ्योरी, जहाँ पे क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, राइट? एंड वी हैव प्रैक्टिकल सब थ्योरी व्हिच इज़ द थर्ड वन, जो हमने वहाँ पे भी देखा था, राइट? स्ट्रीट स्मार्ट या सोशल सेवी, राइट? दैट इज़ प्रैक्टिकल सब थ्योरी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो है इंटरैक्शन एंड इंटरप्ले भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि इनका आपस में क्या इंटरैक्शन होता है। ये 3 जो सब थ्योरीज़ है, ये आपस में कैसे एक-दूसरे से इंटरैक्ट करती है, ठीक है? तो उसको भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। देन वी हैव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में मैंने जो है, जैसे आपके बुक में भी इवैल्यूएशन था, वही उसी इवैल्यूएशन को मैंने क्या किया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना? कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हुआ, इसके क्या-क्या एप्लीकेशंस थे, ठीक है? और उसके बाद फिर इसके क्या-क्या क्रिटिसिज़्म्स थे, है ना? क्योंकि देखिए इवैल्यूएशन को मैं चाहता तो एक पैराग्राफ में भी लिख सकता था, बट काफ़ी इस वे में जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, ठीक है? और हमें चाहिए था कि 1000 वर्ड्स में कंक्लूड हो सके, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? तो कंक्लूज़न, फिर उसके बाद कंक्लूज़न है एंड एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है? और डेफिनेटली ये सारे जो है आपको गुड मार्क्स दिला सकेंगे आपके असाइनमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो विद द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज डिस्कस क्रिटिकली द इनेटनेस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इनेटनेस थ्योरी के बारे में बात कर रहा है ना? तो इनेटनेस थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगा हमें, राइट? सो ये मिलता है ब्लॉक नंबर 3 एंड पेज नंबर 12 से लेके 14 तक।
तो यहाँ पे आपको इसका इनेटनेस थ्योरी दिख जाएगी। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, ब्लॉक नंबर 3, पेज नंबर 12 से 14। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ये भी आपको जो भी आप देख रहे हो ना कि क्या कहते हैं, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, स्पेशली 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है? तो अगर आप इसको लिख रहे हो तो ऐसा मत करना कि इसको रट लो और या ऐसे ही छाप दो। आप एक बार समझिए और फिर इसको लिखिए। ठीक है? सो इट विल बी मच बेटर। ओके, तो ये देखिए थ्योरीज़ ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है ना? और यहीं पे आता है आपका इनेटनेस थ्योरी, है ना? तो पेज नंबर 12, राइट? सो ये बिहेवियरल थ्योरी है, ये रहा इनेटनेस थ्योरी, राइट? सो आप देख सकते हो 1.5.3, राइट? यहाँ पे आपको इनेटनेस थ्योरी दिख रही है, राइट? इसके बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एविडेंस टू सपोर्ट इनेटनेस थ्योरी, तो क्या-क्या एविडेंस अवेलेबल है और कैसे इसको सपोर्ट किया जा रहा है? मतलब कि ये जो है ना चोम्स्की थे, उन्होंने ये बेसिकली कहा था कि जो है कोई जो चाइल्ड ग्रो होता, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर नॉलेज जो है वो पहले से एक्वायर्ड होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है? और चोम्स्की का जो यहाँ पे रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जब पढ़ेंगे ना आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ चोम्स्कीज़ थ्योरी, ठीक है? तो इसके लिमिटेशंस भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? और उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव थ्योरी, है ना? तो आपको यहीं तक करना है बस, कॉग्निटिव थ्योरी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फिर ये नेक्स्ट थ्योरी का पार्ट हो जाता है। ओके, तो हमने जो है मैंने आपको पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए चलते हैं मेरे आंसर पे। मैंने इसको किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने भी इसको वही चॉम्स्की का पूरा जो बैकग्राउंड है ना? नोम चॉम्स्की, है ना? उसके बारे में मैंने लिखा है, ठीक है? और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी, ठीक है? इसके बारे में उन्होंने बात किया था, है ना? जो बच्चे के अंदर पहले से ही इनेट डेवलप्ड होता है, ठीक है? और उसके बारे में मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ्स ऑफ इनेट सब थ्योरी, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है? क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस भी है इसके, मतलब वही है जो बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसको लेके लिखे हुए हैं, है ना? और इसको कहाँ-कहाँ अप्लाई करा जाता है। पॉजिटिविटी ऑफ स्टिमुलस आर्गुमेंट्स, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर उसके बाद हमने जैसे वहाँ पे हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ चॉम्स्की थ्योरी, यहाँ पे मैंने इसको वीकनेस एंड क्रिटिसिज्म के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? तो जहाँ पे आप एम्पिरिकल चैलेंजेस, ठीक है? वेरिएबिलिटी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है? रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इन सबको उन्होंने अपने इस थ्योरी में इन्वॉल्व नहीं किया था, है ना? और ये उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है? तो आप चाहे तो आप बुक के लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, लाइक लिमिटेशंस या जो पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन्ड है, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या इंस्टेंटली आप सीधा-सीधा ये आंसर्स लिख सकते हो। काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं, राइट? और काफ़ी मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, सो ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ एंड कंसिडरेशंस, ठीक है? तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए थे? अच्छा, हाँ, ये भी हमने देखा था, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, है ना? ये सारी चीजें भी हमने उसमें देखी थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है? इंटरेक्शन विद अदर थ्योरीज, है ना? दूसरे थ्योरीज के साथ इसका क्या इंटरेक्शन है ना? ये सारी चीजें भी है। ओके, फिर उसके बाद हम मैंने इसको कंक्लूजन में एंड कर दिया है और ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? सो ये हो गई हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज सेक्शन ए का लास्ट पार्ट, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और सेक्शन ए का लास्ट पार्ट भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो जनरली यहाँ पे जो आपने देखा, ठीक है? वो हमने देखा कि आंसर जो हमने लिखे वो 1000 वर्ड्स में लिखे। अब सेक्शन बी में हमें आंसर्स 400 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं, ठीक है? तो 400 वर्ड्स मतलब अब जो होगा, आपका पेजेस कम हो जाएगा। मोस्टली 2 टू 3 पेज में अगर आप आंसर्स को कंक्लूड कर सको तो दैट वुड बी इनफ, ठीक है? तो चलिए एक बार देख लेते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये, है ना? कि क्या क्या कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट्स होते हैं, है ना? जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे बुक में अवेलेबल है, मैंने वहां से इसको लिखा हुआ है। तो ब्लॉक 2 पेज नंबर 47 से लेके 54, ठीक है? यहाँ पे ये मेंशन्ड है। तो वेस्लर टेस्ट है ना? तो ये सारे टेस्ट को हम एक बार देख लेते हैं। ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 47, चलिए ब्लॉक नंबर 2 पे चलते हैं और पेज नंबर 47, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा क्या-क्या टेस्ट्स है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हुए देखा है ना? और बहुत सारे टेस्ट्स हैं, ठीक है? अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो नॉट जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके जो है ना लाइफ में भी, जब आप काउंसलिंग कर रहे हो या
आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो या इंडस्ट्रियल में हो, किसी में भी हो, वहाँ पे आपको इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये। ठीक है? तो ये देख सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स है। वेस्लर्स इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल, ठीक है? इंटेलिजेंस स्केल है। फिर उसके बाद हमारे पास है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है? ये दोनों टेस्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने एक और टेस्ट यहाँ पे मेंशन किया है, कॉफमैन एंड असेसमेंट स्केल, इसको भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ये चिल्ड्रंस के लिए होता है बेसिकली, एडल्ट्स के लिए भी बनाया था बट एडल्ट्स वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चिल्ड्रंस वाले को ही अपने टेस्ट्स में इन्वॉल्व करो। ठीक है? तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं हमने कहाँ पे है ये, राइट? आप टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट्स, ये देख सकते हो आप, है ना? और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि इंडिविजुअल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, इन्होंने 2 फॉर्म में इसको डिवाइड कर दिया है। फिर उसके बाद एक टेबल के फॉर्म में इन्होंने बताने की कोशिश की है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ये रहा बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल, है ना? और इसको भी इन्होंने टेबल के फॉर्म में, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है आपका बैचलर 5, ये सारे जो है ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, है ना? आइटम्स है और इन सबको आईक्यू टेस्ट वगैरह के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है? वेस्लर टेस्ट है, स्टैनबर्ग बिनेट टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये रहा हमारा कॉफमैन असेसमेंट स्केल, है ना? तो ये जो चिल्ड्रन वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में भी आता है ये, ठीक है? और ये आप देख सकते हो। ओके, सो अब चलते हैं हमारे आंसर्स पे, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ से अपने आंसर्स खुद डेवलप कर सकते हो, खुद बना सकते हो, राइट? ईदर वे इट इज़ फाइन। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप मेरी आंसर्स लिखो, ठीक है? आप आपको जैसा सही लगता है वैसा लिखो, लेकिन मेरे वीडियोज़ में आपको ये मिल जाएगा कि ह मैंने सारे आंसर्स के लोकेशंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है? तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा-सीधा जो है अ, यहाँ पे क्वेश्चन के जस्ट नीचे मेंशन्ड है कि कौन से ब्लॉक में है, पेज नंबर कौन-सा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? और आपने आंसर्स खुद बनाइए, दैट वुड बी ग्रेट। नहीं तो आपको मैंने यहाँ पे आंसर्स डाल रखे हैं, वो आप सीधा-सीधा लिख सकते हो। ओके, तो देखिए डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट है। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है? और इसके बारे में उन्होंने सेकंड नंबर पे बात किया था आपके बुक में, मैंने फर्स्ट नंबर पे ही इसको डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? और उसके बाद ओके, सॉरी, ये हम थे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जैसे कि वीसीआई, पीआरआई, डब्ल्यूएमआई, है ना? पीएसआई, राइट? प्रोग्रेसिव स्पीड इंडेक्स। तो ये अलग-अलग फॉर्म्स है इस टेस्ट के, है ना? और इस तरीके से आप इसको इसको देख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा स्टैनफोर्ड्स बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना? आईक्यू मेजरमेंट के लिए, राइट? तो आप जो है ये देख सकते हो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है? और उसके बाद आ जाता है हमारा कॉफमैन असेसमेंट स्केल, है ना? कॉफमैन असेसमेंट स्केल को हम बोलते हैं कॉफमैन असेसमेंट बैटरी ऑफ फॉर चिल्ड्रन। ये जो है ये इसका फॉर्म है, मतलब एक टेस्ट है, चिल्ड्रंस के लिए इन्होंने डेवलप किया था, है ना? और डॉक्टर नीडीम एल कॉफमैन, है ना? इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है? और डॉक्टर एलन एस कॉफमैन, इन दोनों ने मिलके इसको डिस्कवर किया था, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, इसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स मेंशन कर दिया है, राइट? ये देखिए, ठीक है? तो ये आपके आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप पॉज़ करिए स्क्रीन को एंड यू कैन राइट द आंसर्स हाउएवर यू वांट। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Explain algorithms and heuristics as strategies for problem solving। ठीक है? एल्गोरिथम्स और ह्यूरिस्टिक्स के बारे में हमें बात करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये 2 टेक्निक्स है, 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है? जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में इसको यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। कहाँ मिलेगा ये? ये हमें मिलेगा ब्लॉक 4, पेज नंबर 17 एंड 18, ठीक है? तो वहाँ पे चलते हैं, पहले वहाँ चलते हैं, फिर हम अपने आंसर्स को देखेंगे, ठीक है? तो पहले ब्लॉक 4 पे चलते हैं, पेज नंबर 17 एंड 18। कहाँ गया? स्ट्रैटेजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? और यहाँ पे ये मेंशन्ड है एल्गोरिथम, राइट? ये देख लीजिए और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ही ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है? तो दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, इनको ही मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए अब आप चाहे तो यहाँ से अपने आंसर्स को डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे आंसर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से जस्ट इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एल्गोरिथम को एक्सप्लेन किया है, एल्गोरिथम होता क्या है, राइट? इन सारी चीज़ों को इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में जो भी बुक में लिखा हुआ है, उसी को मैंने एक समराइज़्ड वे में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद हम मैंने ह्यूरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है, ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है? फिर नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें, तो वहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉपर कंक्लूसिव वे में इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? तो एक कंक्लूज़न के फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ओके? सो अगर आपको ये पीडीएफ अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आपको मिले, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ से मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, राइट? और मेरे को मैसेज में लिख के भेजिए कि यू वांट द पीडीएफ, है ना? और कौन-सा पीडीएफ चाहिए, एमएपीसी नंबर भी लिख के भेजिएगा, ठीक है? ताकि मैं आपको वो स्पेसिफिक पीडीएफ आपको सेंड कर सकूँ, ठीक है? एंड इट विल कॉस्ट ओनली 49 रुपीज़, ठीक है? सो एक पीडीएफ का प्राइस है, काफ़ी मिनिमल है, राइट? इतने में तो आप समोसा खा लेते हो। Okay, so next question is question number 6. Describe the goal and research method in cognitive psychology. गोल और रिसर्च मेथड के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ मिलेगा हमें? ब्लॉक 1 पेज नंबर 7 एंड 8। चलिए चलते हैं ब्लॉक 1 पेज नंबर 7 एंड 8, उसके बाद हम अपने आंसर्स देखेंगे। तो ब्लॉक 1 पेज नंबर 7 एंड 8। सो ये रहा। ठीक है? तो देखिए ये रहा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स, है ना? और यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ तक है। पूरे यहाँ तक इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, राइट? यहाँ तक आपको ये पूरा आंसर जो है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है? समझना है और उसका आंसर करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सीधा-सीधा आंसर लिख दे, तो आप जो है मेरे आंसर्स को रेफर कर सकते हो। ये देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मेरा आंसर है, राइट? डिस्क्रिप्टिव सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है सबसे पहले गोल्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या-क्या गोल्स है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या-क्या रिसर्च मेथड्स है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बताना है तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। पहले गोल्स फिर रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड में आ जाता है आपका एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, देन ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च है ना, जहाँ पे हम एमआरआई, ईसीजी, ईईजी का यूज़ करते हैं, राइट? तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसको मेंशन कर रखा है। ठीक है? आप इसको रीड आउट करिए, आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज़ आप देखिए इसको मैंने और थोड़ा-सा यहाँ पे मेंशन किया है सेल्फ रेपो की स्टडी एंड नेचुरलिस्टिक एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? जो कुछ भी आपकी बुक में मेंशन्ड है, वही पॉइंट्स यहाँ पे भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है? तो नथिंग न्यू, है ना? वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके? तो आप यहाँ से सीधा-सीधा आंसर लिख सकते हैं, मच बेटर आंसर है, ठीक है? पॉइंट वाइज़ है, समराइज़्ड है, काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है? एक सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा हुआ है। बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रख कर रखा है, क्योंकि उन्होंने भी जो है ना इधर-उधर से छापा है, तो जनरली जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस टाइम पे, राइट? तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में सिंपल रखने की कोशिश की है, ताकि आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सको। ओके? नाउ लेट्स गो टू द 7th क्वेश्चन व्हिच इज़ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है, कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें ब्लॉक 3 पेज नंबर 23 एंड 24। तो चलिए चलते हैं ब्लॉक 3 पेज नंबर 23 एंड 24। ये रहा ब्लॉक 3 पेज नंबर 23 एंड 24। सो थोड़ा-सा नीचे आना पड़ेगा। 23, 19, 20, यप, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, है ना? तो प्रॉपर एक हेडिंग के फॉर्म में ही है ना, आपको बस ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं, है ना? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बुक में मेंशन्ड है, राइट? स्पीच एक्ट, और फिर उसके बाद है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, फिर उसके बाद है आपका थीमेटिक स्ट्रक्चर, है ना? और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है। तो इसी को मैंने जो है वहाँ पे समराइज्ड वे में लिखा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ से अपने आंसर्स खुद बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, क्या-क्या फंक्शंस है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके, चलिए देखते हैं एक-एक करके। तो देखिए वही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि स्पीच एक्ट, है ना?
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, थीमेटिक स्ट्रक्चर, है ना? और प्रोपोज़िशनल कांस्टेंट है, सॉरी माय बैड। एंड फिर उसके बाद मतलब यही सारे पॉइंट्स थे, राइट? इन्हीं सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। ठीक है? तो आप इसके थ्रू इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है? काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं और उसके बाद मैंने एक समरी भी लिखी हुई है एंड में, ताकि आप इसको कोई भी एग्जामिनर अगर पढ़े तो आपका कंक्लूजन क्या निकलता है आपके आंसर से, वो उसको समझ में आना चाहिए, राइट? अदरवाइज आंसर लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके आंसर में कोई कंक्लूजन नहीं होता है तो। ठीक है? तो एक कंक्लूजन निकलना चाहिए आंसर के अंदर, तो वो भी जो है मैंने यहाँ पे एंड में एक पैराग्राफ के फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश की है। इसी फॉर्म में आप भी एग्जाम्स में आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है? तो काफ़ी बेटर होगा अगर इस फॉर्म में आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं। ठीक है? तो मार्क्स मिलने के चांसेस जो होते हैं ना वो फुल हो जाते हैं। आपका मार्क्स कोई काट नहीं पाएगा। अगर आप जो है कोशिश कर बहुत पैराग्राफ वे में लिख देते हो, ठीक है? एक लंबा-सा पैराग्राफ, एक पूरा पेज भर दिया आपने, ठीक है? और कुछ नहीं है उसमें, कोई पॉइंट्स नहीं है, पूरा पैराग्राफ है, तो टीचर को भी पढ़ने में जो है ना बहुत डिफिकल्टी होती है कि यार कौन पढ़ेगा? ठीक है? आप इमेजिन करो अगर आप टीचर हो और आपके सामने एक 5 पेज का पैराग्राफ लिखा हुआ आए, ठीक है? तो आप ऐसे लिखा हुआ आए तो आप थोड़ी बैठोगे इसको पढ़ने के लिए। आप की पॉइंट्स देखोगे और टिक करोगे, अगर आपको नहीं मिले की पॉइंट्स काट दोगे, राइट? सो अगर आप पॉइंट वाइज उसको लिखते हो तो इट इज मच ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड इट, राइट? और अगर एग्जामिनर को इजी लगेगा तो फिर वो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है? और आई थिंक ये जो है हमारा बी का, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ना? एक्सप्लेन द वेरियस स्पीच डिसऑर्डर्स। स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ब्लॉक 3 पेज नंबर 56 से 58 ये यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। ब्लॉक 3 पेज नंबर 56 टू 58। चलिए चलते हैं ब्लॉक 3 पे और पेज नंबर 56 टू 58। ये रहा स्पीच डिसऑर्डर्स, राइट? जहां पे आप देख सकते हो वॉइस डिसऑर्डर है, फिर उसके बाद ये देखिए स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, राइट? जहां पे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स है, राइट? सॉरी, जहां पे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स है, और फिर उसके बाद फिनोमिक डिसऑर्डर्स है, राइट? फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ये भी स्पीच डिसऑर्डर का पार्ट है। फिर उसके बाद एप्रिक्सिया ऑफ स्पीच है ना? तो इन्होंने पार्ट्स और सब पार्ट्स के फॉर्म में इसको डिवाइड कर रखा है। फिर उसके बाद डेस्प्रोसोडी है, राइट? फिर उसके बाद आपके पास डायस्थीरिया है ना? एंड ओके, तो यहीं तक है, राइट? तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे देखे हैं, इसको मैंने एक बहुत बेस्ट वे में समराइज्ड फॉर्म में अपने आंसर में मेंशन किया है, तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, पहले मैंने इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है कि क्या होता है स्पीच डिसऑर्डर, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है विथ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर से। ठीक है? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर मैंने फर्स्ट डिसऑर्डर लिया है और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर देखिए मैंने भी फिनोलॉजिकल डिसऑर्डर सेकंड लिखा है, फिर फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, राइट? फिर उसके बाद वॉइस डिसऑर्डर्स, एपरेक्सिया ऑफ स्पीच, राइट? डायस्थीरिया, है ना? तो ये सारे जो भी चीजें वहां पे हमने देखे थे, उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज प्रॉपर वे में जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सब मेंशन कर दिए। ठीक है? क्योंकि आपको इसको 400 वर्ड्स में ही लिखना है, तो ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, है ना? इसको शॉर्ट रखना है। और फिर उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन भी डाल दिया है एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द कंक्लूजन, और यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, राइट? तो आई गेस सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको अच्छा लगा होगा, है ना? और अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे, जहाँ पे हम देखते हैं जो क्वेश्चंस। अब देखिए सेक्शन ए में हमें 1000 वर्ड्स में लिखना था, सेक्शन बी में हमें लिखना था 400 वर्ड्स में, सेक्शन सी में जो है आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखना है, मींस ओनली इन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में इसको मेंशन करना है, राइट? पहला वाला 1000 शब्दों में, दूसरा वाला 400 में, और ये 50 शब्दों में। ठीक है? तो अब यहाँ पे 50 वर्ड्स में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वही सारे इसमें मेंशन है, उसको बस डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक है? तो कोशिश करिए उनको डिफाइन करने का। जैसे कि सबसे पहले 9th क्वेश्चन है, सिमुलेशंस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ब्लॉक 2 पेज नंबर 17। मेरे को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके वहां पे उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है? आप देख लीजिए, वहां पे एक छोटा सा पैराग्राफ वहां पे भी मेंशन्ड है इसके बारे में, राइट? और मैंने भी यहाँ पे इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है? तो आप देख सकते हो, है ना, कि दास मॉडल क्या होता है, उस दास मॉडल में ही है जनरली। ठीक है? तो वहीं पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है।
ओके, 50 वर्ड्स में लिखना है तो 50 वर्ड्स में ही कोशिश करिए इसको लिखने का। ठीक है? फिर उसके बाद आपका आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईक्यू, है ना? जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ब्लॉक 2 पेज नंबर 46। ठीक है? तो ब्लॉक 2 पेज नंबर 46 में हम चल जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, राइट? तो ये भी देख ही लेते हैं बीच-बीच में। वैसे मेरे को दिखाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद रेफर कर सकते हो, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 46। हुँ, तो ये रहा द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, राइट? और यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको मेंशन करना है अपने आंसर में, राइट? तो मैंने भी इसको मेंशन किया हुआ है, यू कैन सी इट हियर, राइट? अच्छा, मेरा जो है वो कट गया है लगता है। आधा पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज में चला गया है, बट वो फॉर्मूला जो है वो मेंशन जरूर करिएगा। मैंने शायद, ओके, ये आधा पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में चला गया, नेक्स्ट पेज में चला गया। ओके, सो तो आप लोग समझ सकते हैं, कुछ नहीं है। बेसिकली आईक्यू का फॉर्मूला होता क्या है, मेंटल एज अपॉन द क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है? इस तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। ठीक है? आईक्यू का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, राइट? फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 11th क्वेश्चन पे, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, है ना? हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, वहां से ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है? उसमें एक इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है? कि बॉडली काइनेस्टिक थ्योरी क्या होती है, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होता कहाँ है, क्या है? तो ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा, ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 29। ठीक है? आप वहां से रेफर कर सकते हो, है ना? या तो आप मेरा भी आर्टिकल ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है? तो यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, राइट? और आई थिंक इनफ है, अगर आप इसको लिख देते हो वही चीज़ है, सेम चीज़ है जो मैंने वहाँ पे मेंशन, जो बुक में अवेलेबल है। ठीक है? तो ब्लॉक 2 पेज नंबर 29, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो आप ये आंसर को रेफर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, सिंगल सिस्टम एंड डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस इन मल्टीलिंग्विस्टिसिज्म। ओके, सो तो ये जो है ये भी आपको ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 46 में मिल जाएगा। ठीक है? मल्टीलिंग्विस्टिसिज्म के बारे में इन्होंने बेसिकली बता रखा है, राइट? मल्टीलिंगुअल जो लैंग्वेजेस होते हैं, राइट? उसके बारे में इसके इसमें थोड़ी सी आइडियाज है ना? ये दो सिस्टम्स होते हैं यहाँ पे, सिंगल सिस्टम एंड डुअल सिस्टम। ठीक है? ये एक हाइपोथेसिस था। अ, इनके ये बेसिकली क्या हाइपोथेसिस था, वो आपको ब्लॉक 3 पेज नंबर 46 आराम से मिल जाएगा, वरना अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट इट फ्रॉम हियर। मैं आपको एक बार ब्लॉक में भी दिखा देता हूँ। ठीक है? ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 46। ओके, तो यहाँ पे है ब्लॉक नंबर 3 एंड पेज नंबर 46। ओके, सो ये देख सकते हो आप, है ना? सिंगल सिस्टम वर्सेस डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है और इसी के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने आंसर में। ठीक है? यहाँ तक का ये पूरा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है ना? आप अगर चाहो तो इससे आप खुद से आंसर बना सकते हो, अदरवाइज सिंपल 50 वर्ड्स में आंसर्स यहाँ पे मेंशन है, राइट? यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, है ना? तो बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, है ना? फिर सॉरी, सिंगल सिस्टम एंड डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस इन मल्टीलिंग्विस्टिक्स। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे प्रॉपर आंसर 50 वर्ड्स में आप देख रहे हो, राइट? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, राइट? एल्फेजिया, है ना? ये भी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसके बारे में ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। ठीक है? कोई स्ट्रोक वगैरह हो गया उसकी वजह से होता है। तो एल्फेजिया जो है इसके बारे में भी आपको ब्लॉक 3 पेज नंबर 51 में मिल जाएगा, जहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के सेक्शंस है, वहाँ पे एल्फेजिया एक मेंशन्ड है। ठीक है? तो वहाँ से आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये आंसर रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शनल फिक्सडनेस, राइट? ये कहाँ मिलेगा आपको, ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 73, वहां से आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से, ये भी एक टाइप का लैंग्वेज डिसऑर्डर ही है, राइट? सो ये स्पीकिंग डिसऑर्डर है बेसिकली, है ना? और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली आंसर गिवन है, राइट? यू कैन रेफर इट फ्रॉम हियर, राइट? और यहाँ से आप सिंपली आंसर लिख सकते हो। ठीक है? तो 50 वर्ड्स में कोशिश करिए, अगर आप चाहें तो आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बेसिक आइडिया तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, राइट? आप अपने से खुद से आंसर लिख दीजिए, राइट? सो वो भी आप कर सकते हो। ओके, सो ट्राई दिस आउट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच इज कल्चरल ब्लॉक एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। कल्चरल ब्लॉक क्या होता है, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें बताना है कि क्या कल्चरल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, या उसके कुछ ब्लॉक्स, मतलब डिफरेंट ब्लॉकेजेस वहाँ पे मेंशन्ड है। ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 55 वहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है? तो उसमें से एक है जो कल्चरल ब्लॉक्स है। ठीक है? तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे कोशिश किया है इसको समराइज वे में लिखने की। ठीक है? जितना छोटा से छोटा मैं इसको कर सकता था ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है आपको, आप मत लिख दीजिएगा बड़ा-सा पैराग्राफ। ठीक है? इसको स्मॉल रखना है, जिस्ट रखना है, ठीक है? और दैट वुड बी इनफ।
तो ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 55 वहाँ पे इसको मिल जाएगा आपको ये पूरा बुक के अंदर। अदरवाइज़ अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ एमएपीसी 001 की, ठीक है? नॉट किसी और अदर एमएपीसी में आप खोजने लग जाओ। ठीक है? ये ब्लॉक नंबर 1 में ही। ओके सॉरी एमएपीसी 1 में ही। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 ये भी क्लियर है, राइट? क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस, राइट? ये भी एक हाइपोथेसिस है जो आपको ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 26 और पेज नंबर 36 दोनों पेजेस पे गिवन है, ठीक है? 26 में भी गिवन है ये, 36 पे भी गिवन है। तो आप जहाँ से भी चाहो वहाँ से आंसर लिख सकते हो। राइट 36 में ये थोड़ा मोर इलेबोरेटिव वे में है, पेज नंबर 26 में जो है वो थोड़ा-सा शॉर्ट में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो मैंने दोनों को समराइज्ड वे में यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, ठीक है? मच बेटर आंसर है, ठीक है? प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? आप इसको पढ़ के भी जा सकते हो। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ज अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो डेफिनिटली आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस देख के जाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पूछ दिए जाते हैं। Okay, so question number 16, then we have question number 17, characteristics of adult difficult problems, है ना? तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 7, है ना? वहाँ पे आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सीधा सीधा आंसर अवेलेबल है, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, ठीक है? तो ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ना, 17th क्वेश्चन। देन वी हैव 18th क्वेश्चन व्हिच इज ल्यूचेन्स वाटर जार प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको पढ़ोगे है ना, आपको आपका काफी ज्यादा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट? तो ल्यूसेंस वाटर जार प्रॉब्लम आप इसको कहाँ रेफर कर सकते हो? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 43, ठीक है? वहां पे ये मेंशन्ड है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट, ठीक है? आप सिंपली वहां पे जाइए, आप वहां पे चेक कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स वहां पे अवेलेबल है, ठीक है? आप चाहे तो अपने आंसर्स लिखिए, अदरवाइज यू कैन मैनिपुलेट दिस आंसर, है ना? यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है, आप इसको बस मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इसको ले लीजिए एंड यू कैन आप पीडीएफ ले लीजिए, राइट? और यू कैन डू इट हाउएवर यू लाइक, राइट? सो ल्यूचेंस वाटर जार प्रॉब्लम, दिस वाज द 18th क्वेश्चन, है ना? और ये 18th क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, और इसी के साथ हमारा जो ये पूरा असाइनमेंट था एमपीसी 001, राइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो आपको अगर ये आंसर्स अच्छे लगे तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? अदरवाइज जो है जैसे भी लगते हैं आपको, राइट, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ठीक है? कि मेरे को जानना है आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस चीज के रिलेटेड। सो ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके सो दैट्स इट, ठीक है? अब मिलते हैं एमएपीसी 002, राइट? या एमपीसी 002 के डिस्कशन में, ठीक है? वहाँ पे भी हम लोग कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे, इसी फॉर्म में देखेंगे, ठीक है? ताकि अंडरस्टैंडेबल हो, आप ब्लॉक से रेफर कर सको, कौन से ब्लॉक में वो कहाँ मिलेगा, ठीक है? कौन से पेज नंबर पे होगा, वो तक मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहें तो ये पूरा पीडीएफ जो है आप हमसे सिर्फ 49 रुपीज में ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस गिवन नंबर, है ना? 9990927814, राइट? एंड लेट मी नो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है? तो आप हमें जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि यू गाइस वांट द पीडीएफ, एंड फिर हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी नो व्हाटएवर यू डिसाइड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये वर्थ वॉचिंग है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? और यू माइट हैव क्वेश्चंस कि ये कैसा होगा पीडीएफ, तो आप देख सकते हो यही पीडीएफ है, राइट? जो अभी हमने डिस्कस किया है। और अदरवाइज यू कैन, आप हमने वीडियोस में डिस्कस किया ही है तो आप वहां से इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? तो पूरे असाइनमेंट्स है विद सॉल्यूशन, विद प्रॉपर आंसर्स एंड ऑथेंटिक आंसर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग एमपीसी 002 का देखेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।